तो चलिए आज हम लोग जो है रिफ्रैक्शन को स्फेरिकल सरफेस से देखेंगे। इससे पहले हम लोग जो है प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन को देखते थे कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्लेन सरफेस से होकर जाता था तो वहाँ से स्नेल्स लॉ के द्वारा जो हम लोग उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते थे। अब हम लोग जो है रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस की बात करेंगे। स्फेरिकल सरफेस, तो जब भी हम लोग स्फेरिकल सरफेस की बात करेंगे तो वह सरफेस जो है कोई एक स्फेयर का हिस्सा होगा। चलिए मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि ये हमारा कोई स्फेरिकल सरफेस है और इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर को हम मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं सेंटर है। तो सेंटर से डिस्टेंस जो है क्या कहलाएगा, आर के इक्वल होगा। अब हम कहते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि इसी से जो है हम एक स्फेरिकल सरफेस को कंसीडर कर लेते हैं। तो इस स्फेरिकल सरफेस का कोई भी इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल जो रीजन होगा, सरफेस होगा, वह एज अ प्लेन कंसीडर होता है और वहाँ पे रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस की तरह होगा। लेकिन हम लोग कहते हैं कि चलिए कुछ बड़ा उससे हमने सरफेस कंसीडर किया है, लेकिन उसका जो स्फेरिकल सरफेस है उसका एपार्चर जो है छोटा रखेंगे। तो हमने चलिए एक इस स्फेरिकल सरफेस का हमने एक हिस्सा को कंसीडर किया है और चूंकि ग्लास का बना है इसलिए इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम अलग बताते हैं। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट सरफेस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इस सरफेस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहते हैं μ2 है। इसको कंसीडर करते हैं कि ये रेयर है, मान लेते हैं एयर, और इसको हम मान लेते हैं कि चलिए ग्लास है, डेंसर मीडियम है। अब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इसी ऑब्जेक्ट के इमेज को हम लोग ध्यान दें तो जो रे पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो रेज सीधा जो आएगी, अब ये चूंकि यहाँ पे इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल रीजन में पड़ेगी तो यह इनफाइनाइटिज्मल स्मॉल रीजन एक प्लेन सरफेस की तरह चूज किया जाएगा। तो जब प्लेन सरफेस से वर्टिकल लाइन पास करता है तो सीधा वो निकल जाएगा। इसका मतलब ये जो रेज है सीधी जो है इस प्रकार से जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे मूव कर जाएगी। अब दूसरी रेज को हम कहते हैं कि कुछ एंगल से जो है सरफेस पे इंसिडेंट करेगी। तो अब इसका जो ट्रैक होगा जाने का यही होना चाहिए था, लेकिन इस ट्रैक को फॉलो नहीं करेगा रेज क्योंकि मीडियम डिफरेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का μ1 है और अंदर μ2 है। तो अब किस तरफ बेंड होगा इसके लिए नॉर्मल की आवश्यकता होगा। प्लेन सरफेस होता तो प्लेन सरफेस के साथ सीधी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि कर्व सरफेस है तो नॉर्मल जज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग जो कंसेप्ट जानते हैं कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से जब हम लोग जो सरफेस पे लाइन ड्रॉ करते हैं वह वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक रे कंसीडर कर रहे हैं, एक लाइन कंसीडर कर रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहें या सेंटर से स्फेरिकल सरफेस के सेंटर से जाएगा। तो यह लाइन जो है क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग क्या कह देंगे, एंगल आई कह देंगे। अब चूंकि लाइट रेयरर से डेंसर में जा रहा है इसका मतलब क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। ए नॉर्मल अब इस रास्ते से ना जाकर ए बेंड होकर कहीं इधर जाकर मिट करेगा और यहाँ से भी रेज आ रही है तो दो रेज यहाँ पे आकर मिट करेगा। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज जो है पॉइंटेड बना। और चूंकि मान लेते हैं चलिए पोल है तो पोल और उसके बीच की दूरी को हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस, इसको हम भी कह रहे हैं। और पोल और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी को हम लोग क्या कह रहे हैं, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कह रहे हैं। चूंकि अब बात हो रही है रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस, तो जब भी रिफ्रैक्शन की बात होता है तो स्नेल्स लॉ का यूज किया जाता है। और स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर
किसके इक्वल होता है, μ2 डिवाइडेड बाई μ1। यानी कि जिस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में हम लोग इंसिडेंट रे की बात करते हैं उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होता है, और जो रिफ्रैक्टेड, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे होता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तब इस इक्वेशन को लिखा जाता है। इस रे को हम कहते हैं, कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है। और इस रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे है। तो चलिए अब हम लोग यहां से कहें फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन आई बिकम्स आई एंड साइन आर बिकम्स जो है किसके इक्वल होगा, आर। देन अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, साइन आई के जगह पर हम लोग एंगल आई लिख सकते हैं, साइन आर के जगह पे एंगल आर लिख सकते हैं। तो एंगल आई डिवाइडेड बाई एंगल आर इज इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई μ1 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, μ1 इंटू एंगल आई इज इक्वल टू μ2 इंटू एंगल आर के इक्वल है। क्योंकि अब हम लोग जो है इस स्फेरिकल सरफेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड एंगल को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे इंसिडेंस एंगल का मान रिफ्रैक्टेड एंगल का मान को अगर पुट करेंगे तो हम लोग जो है रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस का एक इक्वेशन को प्राप्त कर पाएंगे। तो उद्देश्य क्या है, एंगल आई और एंगल आर को कैलकुलेट करना। तो हम लोग स्नेल्स लॉ से जो है फॉर वेरी स्मॉल एंगल के लिए इक्वेशन प्राप्त किए हैं। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इक्वेशन क्या है, μ1 इंटू एंगल आई इज इक्वल टू μ2 इंटू एंगल आर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल रहे हैं। चलिए अब हम लोग जो है कुछ ज्योमेट्री से एंगल आई यूज कर एंगल आई और एंगल आर को निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। मान लेते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है एम है और इस पॉइंट को एन कंसीडर कर रहे हैं। तो चूंकि एपार्चर कम होने के कारण P और M जो है एक ही पॉइंट पे लगभग एक ही पॉइंट पे होंगे। तो हम लोग जो है P को कंसीडर कर ले रहे हैं किसके इक्वल, M के इक्वल कंसीडर कर ले रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इन ट्रेंगल NOM, इस ट्रेंगल में देखें तो यह एक राइट एंगल ट्रेंगल है और इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, इस एंगल को मान लेते हैं बीटा और इस एंगल को कंसीडर कर लेते हैं गामा कंसीडर कर लेते हैं। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के जो एंगल है इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल आर। तो चलिए tan अल्फा देखें इस ट्रेंगल में। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा के सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर होगा तो NM डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हो जाएगा आपका OM जो है। सिमिलरली इन ट्रेंगल, और यहाँ पे यदि हम बात करें कि चूंकि फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल tan अल्फा बिकम्स जो है किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के। देन हम लोग लिख सकते हैं देन अल्फा, एंगल अल्फा इज इक्वल टू जो हो जाएगा NM डिवाइडेड बाई OM। सिमिलरली यदि बात करें इन ट्रेंगल NCM की बात करते हैं, NCM इस ट्रेंगल में देखिए तो ये भी एक राइट एंगल ट्रेंगल है और जो बीटा एंगल है इसके सामने जो है NM जो है लाइन, यानी ये परपेंडिकुलर लाइन हुआ। तो tan बीटा जो है किसके इक्वल हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू NM डिवाइडेड बाई CM के इक्वल होगा। और चूंकि यहाँ पे भी एंगल जो है स्मॉल है इसलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, NM डिवाइडेड बाई CM के इक्वल होगा। सिमिलरली यदि बात करते हैं इन ट्रेंगल, हम कंसीडर करते हैं ट्रेंगल NIM को कंसीडर करते हैं इन ट्रेंगल NIM। यहाँ पे भी एक ऐसा ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है और गामा के सामने वाली साइड जो है NM परपेंडिकुलर है। तो tan गामा इज इक्वल टू जो होगा NM डिवाइडेड बाई
एम आई के इक्वल होगा। और यहाँ से चूंकि वेरी स्मॉल एंगल है देन tan गामा बिकम्स किसके इक्वल हो जाएगा, गामा, एंगल गामा के इक्वल होगा। तो एंगल गामा इज इक्वल टू जो होगा किसके, एन एम डिवाइडेड बाई एम आई के इक्वल होगा। अब इन जो अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू निकाले हैं इसको हम लोग लिख लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू कितना आया है, एन एम डिवाइडेड बाई ओ एम, एंड बीटा इज इक्वल टू जो है एंगल बीटा इज इक्वल टू जो है एन एम डिवाइडेड बाई सी एम, एंड गामा इज इक्वल टू जो है एंगल गामा इज इक्वल टू जो है एन एम डिवाइडेड बाई एम आई। चलिए अब हम लोग जो है कंसीडर करते हैं इन ट्रेंगल। अब इस ट्रेंगल को कंसीडर करें, एन ओ सी को कंसीडर करते हैं और देखते हैं कि जो एंगल आई है वह एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लोग बात करते हैं इन ट्रेंगल एन ओ सी। इस ट्रेंगल में देखिए एंगल आई एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टीज होता है कि बेस पे जो एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है, यानी दैट इज हम कह सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अल्फा का मान कितना है, दिस इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू एन एम डिवाइडेड बाई ओ एम प्लस बीटा इज इक्वल टू एन एम डिवाइडेड बाई सी एम। सिमिलरली इन बात करते हैं इन ट्रेंगल कंसीडर कर लेते हैं एन आई सी की बात करते हैं। इन ट्रेंगल एन आई सी, इस ट्रेंगल में देखिए जो बीटा एंगल जो है, एंगल बीटा जो है एक्सटीरियर एंगल है, देन एंगल बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एंगल आर प्लस एंगल गामा के इक्वल होगा। और यहाँ से यदि हम निकालें तो एंगल आर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बीटा माइनस एंगल गामा। इस आर को हम ये रहने देते हैं, इसको इधर लाते हैं तो एंगल बीटा माइनस एंगल गामा के इक्वल होगा। और हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को बीटा और गामा का, तो यानी एंगल आर इज इक्वल टू हमें प्राप्त कितना हो रहा है, बीटा इज इक्वल टू कितना है, एन एम डिवाइडेड बाई सी एम माइनस गामा इज इक्वल टू एन एम डिवाइडेड बाई एम आई। अब देखिए ये जो एंगल आई और एंगल आर को जो हमने कैलकुलेट किया है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल आई एंड एंगल आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग इस डाटा को यहाँ पे लिख लेते हैं। एंगल आई किसके इक्वल है, एंगल आई इज इक्वल टू है एन एम डिवाइडेड बाई ओ एम प्लस एन एम डिवाइडेड बाई सी एम। सिमिलरली एंगल आर जो हम लोग प्राप्त किए हैं, एंगल आर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एन एम डिवाइडेड बाई सी एम माइनस एन एम डिवाइडेड बाई एम आई। एंगल आई किसके इक्वल है, एन एम डिवाइडेड बाई ओ एम प्लस एन एम डिवाइडेड बाई सी एम। एंगल आर किसके इक्वल है, एन एम डिवाइडेड बाई सी एम माइनस एन एम डिवाइडेड बाई एम आई। चलिए अब हम लोग जो है इस डाटा को पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो देखते हैं कि रिजल्ट क्या मिलेगा। तो म्यू 1 इंटू एंगल आई किसके इक्वल है, एन एम डिवाइडेड बाई ओ एम प्लस एन एम डिवाइडेड बाई सी एम इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू एंगल आर किसके इक्वल है, एन एम डिवाइडेड बाई सी एम माइनस एन एम डिवाइडेड बाई एम आई। चलिए देखिए यहाँ से एन एम सब कैंसिल आउट हो गया और हमें क्या रिजल्ट मिला, म्यू 1 डिवाइडेड बाई ओ एम प्लस म्यू 1 डिवाइडेड बाई सी एम इज इक्वल टू म्यू 2 डिवाइडेड बाई सी एम माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाई एम आई। अब हम इसको एक तरफ कर देते हैं, इसको इधर लाते हैं तो दिस इज इक्वल टू म्यू 1 डिवाइडेड बाई ओ एम प्लस म्यू 2 डिवाइडेड बाई एम आई इज इक्वल टू म्यू 2
डिवाइडेड बाई सी एम माइनस μ1 डिवाइडेड बाई सी एम। अब इसमें से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं सी एम को, तो दिस इज आल्सो रिटेन एज μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई सी एम। तो इस प्रकार से हम लोग जो इक्वेशन प्राप्त किए इधर हम मिटा देते हैं ऊपर में और देखते हैं कि जो इक्वेशन हमें मिला है किसके इक्वल है, μ1 डिवाइडेड बाई ओ एम प्लस μ2 डिवाइडेड बाई एम आई इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई सी एम। इसको इक्वेशन हम लोग जो है सेकेंड इक्वेशन कहते हैं। यही जो है इक्वेशन स्फेरिकल सरफेस का इक्वेशन है। अब हम लोग इस डिस्टेंस को पुट करते हैं, चूंकि m और p एक ही पॉइंट है तो अब हम लोग जो है डिस्टेंस कंसीडर करें तो रे ऑप्टिक्स में जो भी डिस्टेंस लिया जाता है हमेशा जो स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट कहें तो वह पोल होता है। तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है। ओ एम का मतलब है कि एम को हम पी मान लेते हैं, तो पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे इस पॉइंट को मान लीजिए, चलिए हम एम कह दें, तो एम से ओ की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं, रे इधर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा, रे के विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस नेगेटिव होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, माइनस यू। तो इक्वेशन बन जाएगा μ1 डिवाइडेड बाई माइनस यू प्लस μ2 डिवाइडेड बाई एम आई मतलब पी आई डिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं। तो चूंकि अब हमको स्टार्टिंग कहाँ से करना है, पोल से, जाना किधर है, इमेज के पास, तो जाने का रास्ता क्या है, इस तरफ जाएंगे और रे भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब यह डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और इस डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस कहते हैं। तो ये डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव v के इक्वल होगा, तो μ2 डिवाइडेड बाई v। सिमिलरली दिस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 एंड cm की बात करें यानी pc की बात कर रहे हैं, पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे और चूंकि c तक जाना है तो रे के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इसलिए यह डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और यह डिस्टेंस किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल है। तो जो हमारा इक्वेशन बना, जो स्फेरिकल सरफेस से जो इक्वेशन बना वो क्या है, μ1 डिवाइडेड बाई माइनस यू प्लस μ2 डिवाइडेड बाई v, दिस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r के इक्वल होगा। इसी इक्वेशन को जो हम लोग जो स्फेरिकल सरफेस का जो है इक्वेशन के नाम से जानते हैं और हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इससे कैलकुलेट करते हैं। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है और इसका प्रयोग कर कर हम लोग किसी थिन लेंस का भी थिन लेंस से जो है रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं और उससे जो इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन को हम लोग लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। मेकर कहने का तात्पर्य है कि लेंस को बनाते समय जो है वह फार्मूला उपयोगी होगा, उसी फार्मूले के आधार पे जो है लेंस का निर्माण किया जाता है। तो अगर हम लोग चलिए लेंस मेकर फार्मूले को भी देख लेते हैं, तो जो स्फेरिकल सरफेस से जो हमारा इक्वेशन आया है इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ राइट डाउन करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू हमें मिला μ1 डिवाइडेड बाई माइनस यू प्लस μ2 डिवाइडेड बाई v, दिस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। जब हम लोग स्फेरिकल सरफेस की बात करेंगे थिन लेंस के लिए तो जो इक्वेशन बनकर आएगा, चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अब हमारा जो है टॉपिक होगा लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला। और इसको यदि हम लोग आसान तरीके से यदि निकालना चाहते हैं
तो एक थिन लेंस को कंसीडर करें तो थिन लेंस कैसे बना होता है, दो स्फेरिकल सरफेस से। देखिए यह एक स्फेयर का हिस्सा हुआ और दूसरा यह एक स्फेयर का हिस्सा हुआ, यानी इसकी रेडियस की बात करते हैं तो यहाँ से हम कंसीडर करें इस सरफेस के, तो इसका रेडियस सेंटर हम कहते हैं C1 है, और इस स्फेयर के सेंटर को हम मान लेते हैं चलिए C2 कह रहे हैं, तो इसकी डिस्टेंस जो होगी इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 कहेंगे, और इस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 कहेंगे। तो दो स्फेरिकल सरफेस होगा और दोनों स्फेरिकल सरफेस से हम लोग ध्यान देंगे किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं। ये हमारा लेंस है। यदि कहें कि ये इसमें जो हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे तो दो सरफेस को इस प्रकार से कंसीडर कर लेते हैं। एक सरफेस ये है और दूसरा हमारा सरफेस कुछ इस प्रकार से है। तो दोनों सरफेस से देखते हैं, इस सरफेस से यदि कहें कि ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के द्वारा इमेज बनेगा, और दूसरा हमारा स्फेरिकल सरफेस, इसको मान लेते हैं कंसीडर कर रहे हैं। तो इस लेंस के बाहर जो है मीडियम एयर कह रहे हैं, इधर बाहर में एयर होगा और लेंस के अंदर का मीडियम जो होगा वो डेंसर कहलाएगा, जिसको हम मान लेते हैं चलिए ग्लास चूज करते हैं। तो इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को μ1 कहें, इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा, लेकिन इस लेंस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको हम कहते हैं μ2 कहते हैं। तो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस जो है इसमें जो ऑब्जेक्ट जो है अगर हम कहें तो यह इस μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है और जो इसका इमेज बनेगा वो μ2 में बनेगा। तो लाइट अब कहाँ से किधर जा रहा है, रेयरर से डेंसर में इंटर कर रहा है, जो कि अभी अभी हम लोग ए इक्वेशन को लिखे हैं। और दूसरे केस में हम लोग देखेंगे कि अब लाइट जैसे यहाँ से गया डेंसर से रेयरर में आएगा, तो अब जो है इक्वेशन बदलेगा। तो यह इक्वेशन जो है रेयरर और डेंसर के लिए लिखा जा सकता है। तो अगर हम कहते हैं फर्स्ट सरफेस के लिए इक्वेशन को लिखेंगे तो जो इमेज बनता है फर्स्ट सरफेस के द्वारा वह दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो चलिए दोनों को हम देखते हैं एक एक कर और फिर इस लेंस के लिए इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे। तो फर्स्ट सरफेस को यदि कंसीडर करते हैं तो हमारा फर्स्ट सरफेस हुआ। इस फर्स्ट सरफेस में मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये जो है जो कर्व सरफेस पे जाएगा और सेंटर से मान लेते हैं इसका सेंटर है, सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया और इसका इमेज हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ। इस इमेज को हम I1 कहते हैं, ये हमारा पोल हो गया। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, V1 डिस्टेंस कहते हैं। फर्स्ट सरफेस के द्वारा बना इमेज को हम उसको डिस्टेंस को हम V1 कह रहे हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग U कंसीडर कर लेते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग R1 कहते हैं। तो अब इक्वेशन जब लिखें फॉर फर्स्ट सरफेस जो है इक्वेशन जो होगा जिसमें लाइट रेयरर से किस में जा रहा है, डेंसर में जा रहा है, तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा μ1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है तो यहाँ पे u माइनस u प्लस μ2 डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस क्या है v1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है r1। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मानते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड सरफेस की बात करें तो सेकेंड सरफेस में हम लोग चूंकि लेंस जो हमारा थिन लेंस है तो अब लाइट डेंसर से रेयरर में आ रहा है। तो डेंसर से रेयरर में आएगा तो इक्वेशन अब हम लोग देखिएगा इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो आसान यदि शब्दों में कहें तो जहाँ जहाँ हम क्योंकि फर्स्ट सरफेस से बना इमेज सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो जो V1 है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे और इससे जो इमेज बनेगा वो फाइनल इमेज जो होगा वो लेंस का इमेज कहलाएगा। तो मान लेते हैं चलिए कि हमारा ये ऑब्जेक्ट के इमेज जो बना है फर्स्ट सरफेस से इसको हम I1 डिस्टेंस कहते हैं और इसको हम मान लेते हैं कि इस पे जो है ड्रॉ करते हैं और ये हमारा सेंटर है, सेंटर से जो भी लाइन सरफेस पे होगी वो क्या होगी, नॉर्मल होगी। अब
जो इंसिडेंट रे है, अब जो भी इमेज बनेगा इसी के बीच में मान लेते हैं, चलिए कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा फाइनल इमेज बना है आई, इस डिस्टेंस को हम v कह रहे हैं, इस डिस्टेंस को हम v1 कह रहे हैं। तो अब हम लोग पुट करेंगे और इसको हम सेंटर को हम मान लेते हैं कि इसका जो है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये स्फेरिकल हिस्सा है, इसके सेंटर को हम मान लेते हैं, डिस्टेंस को हम कहते हैं r2 डिस्टेंस है। तो अब इक्वेशन में जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ हम लोग 2 लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू हमारा सेकेंड इक्वेशन बनेगा μ2, 1 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय, अब ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है सेकेंड सरफेस के लिए, जो फर्स्ट सरफेस के द्वारा बना हुआ इमेज। तो फर्स्ट सरफेस के द्वारा जो इमेज बना है उसकी डिस्टेंस क्या है v1 प्लस, और इमेज बना है फर्स्ट सरफेस में v1 μ2 डिवाइडेड बाय, अब फर्स्ट सरफेस फाइनल इमेज हमारा क्या बनेगा जिसको हम कहेंगे v दिस इज इक्वल टू μ2, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2, जहाँ 2 है वहाँ पे 1 लिखना है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा μ1, और दिस इज इक्वल टू यहाँ 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे μ1, एंड यहाँ पे 1 है तो इसको क्या लिखेंगे 2 μ2 डिवाइडेड बाय, यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे r2 के इक्वल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम 2 इक्वेशन कहते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करें, चूँकि इसमें जो है इमेज जो बना है फर्स्ट सरफेस में वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यहाँ पे, अब इस इक्वेशन को जो है हम लोग फर्स्ट सरफेस में जो इमेज बन रहा है उस इमेज को हम लोग जो है सेकेंड सरफेस के ऑब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस हो गया। अब दोनों इक्वेशन को यदि ऐड करते हैं तो देखिए एडिंग द इक्वेशन 2 and 3 दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ से दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस μ1 डिवाइडेड बाई u प्लस μ1 डिवाइडेड बाई v दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, μ2 माइनस μ1 को कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, तो यहाँ से बचा क्या μ2 माइनस μ1 को कॉमन निकाल लिए तो 1/r1 माइनस 1/r2 जो है इस इक्वेशन से। अब यहाँ से देखिए इसमें से μ1 को कॉमन निकाल कर जो है नीचे की तरफ लेकर जाते हैं तो इक्वेशन हमारा क्या बना 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई μ1 एंड दिस इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2 एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 दिस इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 एंड दिस इज 1/r1 माइनस 1/r2। चूँकि यदि हम कहें कि ऑब्जेक्ट यदि u जो है इन्फिनिटिव पे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यदि इनफाइनाइट है तो इमेज जो बनेगा v जो होगा वह फोकल लेंथ के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें तो 1/v के जगह पे 1/f लिख सकते हैं, 1/f, और 1/इंफिनिटी किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो दिस इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज नोन एज लेंस मेकर फार्मूला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं थिन लेंस का जो है लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। और इसी से यदि कंपेयर करें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को तो देखेंगे कि क्या मिला 1/f इजिकल टू जो होगा 1/v माइनस 1/u के इक्वल है, और इसको जो है हम लोग थिन लेंस फार्मूला कहते हैं। तो आई होप कि स्फेरिकल सरफेस से जो है रिफ्रैक्शन को आप समझ पाए हैं। थैंक यू।